सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 10 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, ममता हिट्स द स्ट्रीट्स डिफेंस डिसरप्टिंग रेड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जो छापेमारी है, रेड है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। और ईडी ने बेसिकली जो आईपैक है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, उसके ऑफिस और उसके फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर जो है छापा मारा। तो आईपैक क्या है? तो आईपैक बेसिकली एक कंपनी है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जीतने में हेल्प करती है। और ये बेसिकली पार्टीज को बताता है कि किस इशू पे बोलना है, वोटर्स क्या चाहते हैं सर्वे और डेटा के हिसाब से, सोशल मीडिया और आईटी सेल कैसे चलाना है, इलेक्शन कैंपेन का प्लान क्या है, बूथ लेवल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी इलेक्शन की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है। तो पहले इसको प्रशांत किशोर जिनने शुरू किया था, बाद में वो फर्म से अलग हो गए और अब इसे प्रतीक जैन चला रहे हैं। तो ये पहले बेसिकली नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन सब के लिए भी काम कर चुका है। और अभी क्या है, आईपैक बेसिकली पिछले कुछ सालों से जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी के जो है इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर रहा है। और ममता बनर्जी खुद उस दौरान जो है वहाँ पे रेड के दौरान पहुँच गई और उन्होंने बोला कि ईडी जो है हमारी पार्टी की जो इंटरनल स्ट्रेटजी है वो चुराने की कोशिश कर रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अमित शाह ने बेसिकली लॉन्च किया डेटाबेस ऑन बॉम्ब ब्लास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक नया नेशनल सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है बेसिकली नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, NIDMS। तो ये इंडिया का पहला सेंट्रल डेटाबेस है जिसमें 1999 से लेके अभी तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं या फिर आईईडी अटैक्स हुए हैं। आईईडी बेसिकली ऐसा बॉम्ब जो टेररिस्ट या क्रिमिनल खुद बनाते हैं, फैक्ट्री मेड मिलिट्री बॉम्ब नहीं होता है ये। ऐसे जो अटैक्स हैं उनका डेटा स्टोर रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। और NIDMS करता क्या है, बेसिकली इसमें स्टोर होगा बॉम्ब ब्लास्ट की जो लोकेशन है, किस टाइप का बॉम्ब यूज़ हुआ है, और सर्किट, टाइमर और वायरिंग, मोडस ऑपरेंडी क्या था, अटैक का तरीका क्या था और कौन से केसेस एक जैसे लगते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है सिस्टम 2 या 2 से ज़्यादा अटैक्स के बीच जो है लिंक निकालता है। टेररिस्ट का पैटर्न और स्टाइल जो है समझता है। फ्यूचर अटैक्स को जो प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है ये। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा NSG मानेसर, हरियाणा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर, यूपीएससी ने क्या किया है कि ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो फेस ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम वेन्यूज। तो अब यूपीएससी के सभी जो एग्जाम्स है उसमें हर कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पर फेस ऑथेंटिकेशन से वेरीफाई किया जाएगा। और कैंडिडेट्स का जो चेहरा है कैमरे से स्कैन होगा, फिर उसको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली फोटो से मैच किया जाएगा। और ये प्रोसेस सिर्फ 8 से 10 सेकंड में होगा। तो यूपीएससी चाहता है कि बेसिकली जो इम्पर्सोनेशन है, फेक कैंडिडेट्स, चीटिंग और फ्रॉड खत्म हो और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो। इसीलिए एआई बेस्ड जो फेस ऑथेंटिकेशन प्लस फिंगरप्रिंट प्लस आधार वेरिफिकेशन जो सिस्टम है वो लाया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तालिबान डिप्लोमेट टू टेक चार्ज ऑफ अफगान एम्बेसी। तो यहाँ पर लगभग 5 साल बाद तालिबान ने अपना पहला ऑफिशियल डिप्लोमेट इंडिया भेजा है जिनका नाम है मुफ्ती नूर अहमद नूर। बेसिकली अक्टूबर 2025 में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, ये इंडिया आए थे। उसी विजिट में इंडिया और तालिबान के बीच डिसाइड हुआ था कि तालिबान अपना डिप्लोमेट जो है दिल्ली भेज सकता है। और इंडिया क्या है, ऑफिशियली अभी तालिबान को अफगानिस्तान का लीगल गवर्नमेंट नहीं मानता है क्योंकि उन्होंने 2021 में अशरफ घनी की जो गवर्नमेंट है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को फोर्स से हटा दिया था। और लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इंडिया ने 2022 में काबुल में अपना मिशन जो है रीओपन किया और 2025 में उसको एम्बेसी स्टेटस भी दिया। और अभी तक क्या है कि दिल्ली में जो एम्बेसी है अफ़गान की, वहाँ पर ओल्ड अफ़गान गवर्नमेंट का स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। और ओल्ड अफ़गान गवर्नमेंट का जो फ्लैग है रेड, ग्रीन, ब्लैक वो लगा हुआ है। और अगले हफ्ते जब तालिबान का डिप्लोमेट वहाँ पर चार्ज लेगा तो स्टाफ और फ्लैग दोनों बदल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बजट सेशन टू बिगिन ऑन 28 जनवरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट का बजट सेशन जो है 28 जनवरी से स्टार्ट होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। और ये सेशन 2 फेजेज़ में होगा जिसमें कि फ़ेज़ 1 बेसिकली 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। और इसमें सेशन स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उनके एड्रेस से। और 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है 2026 पेश किया जाएगा। और फिर उसके बाद में ब्रेक होगा, ब्रेक जो है 14 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा। इस टाइम में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं जो है बजट के हर मिनिस्ट्री का जो खर्च है उसको डिटेल में चेक और एनालाइज़ करेंगी। पर जो फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 2 बेसिकली 9th मार्च टू 2 अप्रैल चलेगा, जिसमें बजट पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड्स अप्रूव की जाएँगी।
और फाइनेंस बिल और अदर लॉ जो है पास किए जाएँगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर बोलते हैं कि अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के सतारा में एक यंग लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। उसने अपने हाथ पर लिखा कि उसके साथ रेप और हरासमेंट हुआ है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। तो ये बेसिकली जो इंसिडेंट है इस बात का प्रूफ है कि भले ही नए क्रिमिनल लॉज़ प्रो वुमेन बनाए बताए जा रहे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर उसमें जस्टिस अभी भी बहुत दूर है। तो यहाँ पर बोलते हैं 2 क्राइम्स हुए। पहला तो क्राइम ये हुआ कि सिस्टम का फेलियर, यानी कि डॉक्टर ने मदद मांगी जो, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कंप्लेंट को इग्नोर किया। सेकंड बोलते हैं कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन, यानी जब उसकी फैमिली ने जस्टिस मांगी तो मीडिया, सोसाइटी और जो महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है उन्होंने उनके जो पर्सनल मैसेज है रिलेशनशिप पब्लिक में लाकर उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठाया। तो ये सेकंड क्राइम तो खुद भी जो है मेंटल टॉर्चर जैसा है। तो लॉ क्या कहता है कि 2013 का निर्भया एक्ट है और नए लॉ जैसे भारतीय न्याय संहिता ने क्लियर किया है कि विक्टिम के पास्ट रिलेशनशिप हैबिट्स मैसेज कोर्ट में यूज़ नहीं किए जा सकते और सेक्सुअल हिस्ट्री पर सवाल पूछना मना है। रेप विक्टिम्स की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करना इल्लीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विक्टिम के कैरेक्टर पर सवाल उठाना इंसल्ट टू इंजरी होता है। यहाँ पर जो केस हुआ इसमें क्या गलत हुआ बोलते हैं कि विक्टिम के प्राइवेट चैट्स जो है मीडिया में लीक हुए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स फैमिली को नहीं दी गई और पब्लिक फंक्शनरीज जो है उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम्स टाइप शेमिंग की है। तो ये सब लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट है। आर्टिकल क्या कहता है कि सिर्फ लॉ बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पुलिस, जज, प्रोसिक्यूटर्स इन सबको सेंसिटाइज करना होगा। विक्टिम जो ब्लेमिंग कल्चर है उसको ख़त्म करना होगा और फॉरेंसिक्स और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ लॉ बोलते हैं आगे बढ़ गया है, पर सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी भी पीछे रह गए हैं। जब तक विक्टिम की डिग्निटी को रियल लाइफ में प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, तब तक जस्टिस जो है बोलते हैं अधूरा रहेगा। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, सोमालीलैंड इज़ नो लॉन्गर डिप्लोमैटिक एन रूट। तो सोमालीलैंड कहाँ पे है? तो सोमालीलैंड बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एरिया में सोमालिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, लोकेटेड है। तो सोमालीलैंड जो है एक सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री है, मतलब वो खुद एक इंडिपेंडेंट अपने आप को कंट्री मानता है। और 1960s में सोमालीलैंड जो है ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री हुआ। उसने जो है सोमालिया के साथ मिलकर एक कंट्री बनाया। 1991 में जब सोमालिया में सिविल वॉर हुआ तो सोमालीलैंड जो है यहाँ पे उसने सोमालिया से अलग होने का ऐलान कर दिया। तब से वो अपनी गवर्नमेंट, आर्मी और अपना इलेक्शन सिस्टम, अपनी करेंसी चला रहा है। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली एक अलग देश जैसा फंक्शन करता है। बहुत बहुत सारे कंट्रीज़ उसे ऑफ़िशियली अभी रिकॉग्नाइज़ कंट्री नहीं मानते हैं। ये आर्टिकल में क्या है कि दिसंबर 2025 में इज़राइल ने बेसिकली सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। ये मूव जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है, इन जैसे सेंसिटिव मैरीटाइम एरियाज़ में टेंशन्स वो बढ़ने का रिस्क है। तो यहाँ पर इज़राइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चाइना को है। और चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि पहले तो वन चाइना पॉलिसी ये फॉलो करता है। वन चाइना पॉलिसी में ये मानता है चाइना सिर्फ़ एक है और ताइवान जो है बेसिकली वो चाइना का पार्ट है। और पर जो सोमालीलैंड है उसने 2020 में ताइवान के साथ ऑफ़िशियल रिलेशंस बना लिए। और अफ्रीका में ताइवान को जो टोटल अफ्रीका में ताइवान को सपोर्ट करने वाले सिर्फ़ 2 ही जगह बची हैं, एक तो एस्वातिनी और सोमालीलैंड। तो इसलिए चाइना सोमालीलैंड को एक डेंजरस प्रेसिडेंट मानता है। और सेकंड है कि जो यहाँ पर रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन, ये चाइना के लिए एक जुगुलर वेन की तरह है, यानी यहाँ से इसका ऑयल ट्रेड और जो मैरीटाइम सिल्क रोड है ये गुजरता है। इसीलिए चाइना ने 2017 में जिबूती, यहाँ पर है, जिबूती को अपना मिलिट्री बेस वो बनाया। और अगर सोमालीलैंड को अगर यूएस, यूएई और जो इज़राइल है ये सब सपोर्ट करने लगे और रिकॉग्निशन देने लगे, तो वो जिबूती जो चाइना का मिलिट्री बेस है उसका अल्टरनेटिव हब बन सकता है। और इससे चाइना का जो यहाँ का रीजनल कंट्रोल है वो वीक हो जाएगा। थर्ड है ग्रेट पावर कंपटीशन, यानी चाइना नहीं चाहता कि इज़राइल, अमेरिका और जो ताइवान है ये रेड सी के आसपास जो है नया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हब बनाएं। और इससे चाइना की जो पोर्ट्स है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, मिलिट्री प्रेजेंस है
सब कुछ चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं चाइना क्या करेगा, चाइना के पास एक टफ चॉइस है, जिसमें कि ओपनली जो है वो सोमालीलैंड को अपोज़ करे, और सेकंड है कि यूएन में रिकॉग्निशन जो है सोमालीलैंड का वो ब्लॉक करे, और थर्ड है कि मीडिया, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से जो है प्रेशर डाले। पर अगर ज़्यादा प्रेशर डाला तो सोमालीलैंड और ज़्यादा जो ताइवान है, इज़राइल और वेस्ट के करीब चला जाएगा। तो इसलिए चाइना शायद इकोनॉमिक प्रेशर, मीडिया नैरेटिव और डिप्लोमैटिक जो ब्लॉकिंग है, इन जैसे हाइब्रिड मेथड्स का यूज़ करेगा। यहाँ पर बोलना है कि इज़राइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ करके चाइना के लिए एक जियोपॉलिटिकल हेडेक जो है क्रिएट कर दिया है, और बोलते हैं कि सोमालीलैंड जो है अब एक सिर्फ़ एक छोटा अफ्रीकन टेरिटरी नहीं है, बल्कि वो चाइना, यूएस, इज़राइल और जो ताइवान है, इनके बीच का पावर गेम का सेंटर जो है वो बन चुका है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूएस मूव्स ऑन ऑयल रिफ्लेक्ट्स इट्स अनईजीनेस ओवर ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्या चाहते हैं कि कांग्रेस से एक ऐसा लॉ पास करवाना चाहते हैं जिसमें उन्हें बेसिकली पावर मिले कि वो उन कंट्रीज़ पर जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उन पर 500% तक जो है टैरिफ लगा सकते हैं। तो ऑफिशियल रीज़न दिया जा रहा है कि इससे जो है रशिया की वॉर इकोनॉमी कमज़ोर होगी। फिर जो सेकंड बोलते हैं कि वेनेजुएला का क्या एंगल है, तो ये बिल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो निकोलस मदुराओ है, उनके कैप्चर के तुरंत बाद आया है। तो ट्रम्प ने बार-बार वेनेजुएला के जो मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं, उनका ज़िक्र किया है, जो दिखाता है कि यूएस का मेन फ़ोकस ऑयल कंट्रोल पर है। और जो थर्ड बोलते हैं यहाँ पर कि रियल इश्यू पेट्रो डॉलर का है। तो पेट्रो डॉलर क्या है कि पेट्रो डॉलर का मतलब है कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, वो डॉलर्स में हो, और आर्टिकल कहता है कि असली फाइट रशिया नहीं है, बल्कि पेट्रो डॉलर बचाने की है। और पर अब जो चाइना, इंडिया बेसिकली रशियन ऑयल को युआन या नॉन डॉलर सिस्टम से खरीद रहे हैं, जो डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। फिर बोलते हैं कि जो चाइना का राइजिंग रोल है, यानी कि चाइना रशिया से और डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है, वो भी युआन करेंसी में, युआन में पेमेंट प्रमोट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी ग्लोबल लीडर बन चुका है। तो इससे जो ऑयल डिमांड है और डॉलर सिस्टम दोनों है, उनको झटका लगा है। और फिफ्थ बोलते हैं यहाँ पे जियोपॉलिटिकल गेम, यानी कि यूएस का बेसिकली रशिया और वेनेजुएला पर प्रेशर बनाना, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ब्रिक्स का अल्टरनेटिव करेंसी का आइडिया जो आया, ये सब मिलाकर दिखाता है ये जो फाइट है सिर्फ ऑयल की नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस और जो डॉलर की पावर को बचाने की फाइट है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ट्रम्प की जो ऑयल और सैंक्शन स्ट्रेटजी है, ये चाइना और जो नॉन डॉलर सिस्टम को रोकने में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लान है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डीआरडीओ कंडक्ट्स अ की टेस्ट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। तो यहाँ पर डीआरडीओ की जो हैदराबाद की लैब है डीआरडीएल, उसने इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है। उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है बेसिकली एक फुल साइज स्क्रैम जेट कम्बस्टर इंजन को, और वो भी 12 मिनट तक स्टेबल चलाकर टेस्ट किया है। तो इससे प्रूव होता है कि इंजन जो है एक्सट्रीम हीट और स्पीड को हैंडल कर सकता है। स्क्रैम जेट क्या होता है? स्क्रैम जेट बेसिकली एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन होता है, जो 5 गुना स्पीड की साउंड से ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल और जो फ्यूचर स्पेस प्लान्स है उसमें यूज़ होता है, और इसका मतलब मिसाइल्स जो है बिना रॉकेट फ्यूल के वो एयर से ही ऑक्सीजन लेकर आगे बढ़ता है। सक्सेस के बाद जो है इंडिया, यूएस, चाइना और रशिया जैसे टॉप हाइपरसोनिक पावर्स के क्लब में आ जाएगा, और इंडिया फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस व्हीकल्स ये सब बना सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेके है, जो 2023 का है, वर्सेस आरटीआई को लेके है। कि अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं कि जो है जो ये एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसने आरटीआई को वीकन नहीं किया है। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि बोलते हैं कि ये जो एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसने आरटीआई का जो एक एक्ट सेक्शन है, सेक्शन 81 जे में चेंज किया है। पहले क्या है कि गवर्नमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन तभी दे सकती थी अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और अब क्या है, एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सेक्शन बेसिकली गवर्नमेंट को पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा छूट देता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है कि एक्ट जो आरटीआई एक्ट है, उसका सेक्शन 8(2) वो अभी भी इंटैक्ट है, और इसका मतलब है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नॉर्मली एग्जम्प्ट हो पब्लिक को देने से, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बड़ा है, तो गवर्नमेंट वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस बनाना चाहता है।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे तेलंगाना के बारे में है, लैंड ओनर्स ऑन ग्राउंड बट नॉट ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तेलंगाना में हज़ारों फार्मर्स आज भी अपनी ज़मीन के जो लीगल मालिक नहीं बन पाए, चाहे वो इस ज़मीन पर 30 से 40 सालों से खेती कर रहे हों। इसका मेन रीज़न है, बोलते हैं कि सादा बैनामा, यानी एक पुराना अनरजिस्टर्ड जो ये लैंड एग्रीमेंट है, जिससे पहले ज़मीन खरीदी जाती थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स ने 19 जो 80s से 90s के बीच में ज़मीन खरीदी, पर सेल डीड जो है रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ़ जो है कागज़ पर लिखा हुआ है, यानी सादा बैनामा था। और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि सेलर या फिर उसकी जो लीगल हेयर का एफ़िडेविट जो है वो होना ज़रूरी है। पर जो है सेलर बहुत केसेज़ में जो है उनकी डेथ हो चुकी है या उनकी फैमिली नहीं रही या फिर वो पैसे माँग रहे हैं अभी भी। तो इस वजह से फार्मर्स की जो टाइटल डीड है या फिर पट्टादार पासबुक नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2025 में भू भारती एक्ट लेके आई। तो यहाँ पर आप अब रूल क्या है कि जो फार्मर्स को प्रूव करना होगा कि वो 12 साल से ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और लैंड 2014 से पहले खरीदी गई हो। तो सिर्फ़ रूरल, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये है। पर ग्राउंड रियलिटीज़ पे प्रॉब्लम क्या है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है वो फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, तो नेबर्स से पूछते हैं, रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, फिर भी सेलर का एफिडेविट माँग रहे हैं, जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि क्या होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स करें कि जो पोसेशन है और कल्टीवेशन का प्रूफ है और लोकल इंक्वायरीज़ को ही प्रूफ माना जाना चाहिए और ग्राम सभा और जो पब्लिक नोटिसेस के थ्रू वेरिफिकेशन हो सकता है इस चीज़ का। आंध्र प्रदेश की तरह जो री-सर्वे है और क्लियर रूल्स बनाए जाएँ इसके लिए। फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि रशिया ने हिट किया है यूक्रेन को और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से और इस अटैक में कीव में जो है 4 लोग मारे गए और कई बिल्डिंग्स में आग लग गई। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अटैक क्यों हुआ, बेसिकली बोलते हैं वेस्ट जो यूएस और यूरोप ने प्लान बनाया था कि अगर वॉर में सीज़फायर होता है तो यूरोपियन ट्रूप्स यूक्रेन में पीस कीपिंग के लिए भेजे जाएँगे। रशिया ने इस प्लान से साफ रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि अगर वेस्टर्न सोल्जर्स में यूक्रेन में आए तो उन्हें जो है लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट माना जाएगा। और इसी टेंशन के बीच में रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी और ये जो ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है ये मैक 10 की स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी कि 13,000 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है ये और ये रडार और जो डिफेंस सिस्टम है दोनों को ईज़िली डॉज कर लेता है। तो रशिया जो है ऑलरेडी 20% एरिया पर यूक्रेन के कंट्रोल कर रहा है और वो डॉनबास रीजन पर जो है फुल कंट्रोल चाहता है। पर वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है इसलिए वॉर और भी ज़्यादा डेंजरस फेज़ में चला गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प सेज ऑयल फर्म्स हैव प्लेस्ड ओवर $100 बिलियन इन वेनेजुएला। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि दुनिया की जो बड़ी ऑयल कंपनीज़ हैं उन्होंने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए वो वेनेजुएला में रेडी हैं, ताकि वेनेजुएला का जो ऑयल सेक्टर है उसको रिवाइव किया जा सके। और ये अनाउंसमेंट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुराओ के कैप्चर के बाद आया है, जिसमें ट्रम्प ने खुद माना है कि अमेरिका का मेन इंटरेस्ट वेनेजुएला का ऑयल में है। और ट्रम्प बेसिकली व्हाइट हाउस में ऑयल कंपनीज हेड से मिलकर ऑयल कंपनीज को पुश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला के कॉपरेशन के बाद जो है सेकंड जो वेव है मिलिट्री स्ट्राइक्स का वेनेजुएला पर वो कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा है कि यूएस कभी भी मिलिट्री फोर्स से ग्रीनलैंड को सीज नहीं करेगा और ऐसे एक्शन से जो नाटो है उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया है जब कंसर्न्स बढ़ गए कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाह रहा है, स्पेशली आर्कटिक की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से। तो ये मेलोनी ने एक स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया कि नेटो का आर्कटिक रीजन में स्ट्रांग प्रेजेंस नेटो को रखना चाहिए, ताकि जो रीजनल सिक्योरिटी को बैलेंस किया जा सके और जो किसी भी यूनिलैटरल मिलिट्री स्टेप की ज़रूरत ना पड़े। और उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा मिलिट्री मूव किसी के इंटरेस्ट में नहीं होगा और इटली इस तरह के किसी भी स्टेप को सपोर्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर क्या है कि इंडिया डिसमिसेस लुटनिक्स क्लेम दैट पीएम डिड नॉट कॉल ट्रम्प टू सील अ ट्रेड डील। तो यहाँ पर यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने बोला था कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील इसलिए फेल हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रम्प को फ़ोन नहीं किया। और इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि ये बात गलत है, क्योंकि मोदी और ट्रम्प ने 2025 में 8 बार बात कर चुके हैं और इंडिया ने कहा कि फरवरी 2025 में दोनों कंट्रीज ट्रेड डील पर लगातार बात कर रही थी और कई बार डील क्लोज होने वाली थी। तो इंडिया चाहता है कि एक बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल डील हो और इस बीच जो यूएस में एक बिल भी आ रहा है जो रशिया से ऑयल खरीदने वाले कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, इन पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है
और इंडिया ने बोला है कि हमारी प्रायोरिटी बेसिकली अफोर्डेबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी की है, और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम जो है इंडिया ऑयल खरीदता है। तो इंडिया ने ये भी कहा कि यूएस और इंडिया के रिलेशन जो है सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि $200 बिलियन का बिजनेस, डायस्पोरा और ग्लोबल कंपटीशन पर बेस्ड है इंडिया और यूएस का रिलेशन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ईरान डिफाइज ट्रम्प वार्न प्रोटेस्टर्स ऑफ पनिशमेंट विदाउट एनी लीनियंसी। तो यहाँ पर ईरान में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस और करेंसी के कोलैप्स की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और फिर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल और रेजीम के खिलाफ हो गए, जो कि पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया। अभी ये एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर और जुडिशरी ने सख्त क्रैकडाउन करने का सिग्नल दिया है, और इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है, और डेथ टोल और अरेस्ट जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रोटेस्टर्स उनके लिए सपोर्ट की बात की है, और ईरान पर मिलिट्री एक्शन की जो थ्रेट है उसको रिपीट किया है कि अगर वायलेंट क्रैकडाउन हुआ तो मिलिट्री अटैक भी कर सकते हैं। और ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट लेबल कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटर चेयर्स मीट टू चार्ट पाथवे फॉर समग्र शिक्षा 3.0। तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने स्टेट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की, जिसमें कि समग्र शिक्षा 3.0 का नेक्स्ट फेज पर डिस्कशन हुआ। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, उन्होंने बोला कि स्कूल्स को फिर से सोसाइटी के हाथ में मैनेजमेंट देना ज़रूरी है, और मतलब जो पेरेंट्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ है, उनको स्कूल के डे टू डे रनिंग में ज़्यादा रोल देना चाहिए। और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बेसिकली टीचर्स की सैलरी और सिस्टम बनाएगी, लेकिन स्कूल की जो एक्चुअल फंक्शनिंग है, सोसाइटी है, उसके हाथ में मिलकर दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी फोकस होगा, बेसिकली टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में इंटीग्रेट करना, स्टूडेंट्स को बेटर एक्सेस देना नॉलेज का, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि स्किल प्लस वैल्यूज भी देना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या डिमांड की है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए और भी पैसा चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग और भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100% स्कूल एनरोलमेंट हो, हर बच्चा स्कूल में हो। और उन्होंने बोला कि जो विकसित भारत 2047 का ड्रीम है, वो बेसिकली एजुकेशन से ही पॉसिबल है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक कर लीजिएगा मेरे वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।